Hello champions, रौनक राव दिस साइड। वेलकम बैक टू RGYT द युवा टीम यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छे से अपनी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। राइट सी, जब हम NCERT से चैप्टर पढ़ते हैं चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। हमारी 12th क्लास में देर आर ओनली 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर हैं, लेंदी तो होना बनता है। राइट बट इन दिस वीडियो we will revise entire chapter, पूरा चैप्टर with the help of short key notes that to in a point form। सारे जितने भी नोट्स हैं पूरे चैप्टर के, ये की पॉइंट्स में अवेलेबल है। राइट इन द लास्ट आई टेल यू, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और कैसे मिल जाएगी रिवीजन के लिए। राइट सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दैट इज आर एंशियंट हिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 2 दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और टेस्ट के बाद, अपने एग्जाम के बाद मुझे बताना कैसा हुआ, PDF से कितने क्वेश्चन आए और चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। राइट ओके, चैप्टर स्टार्ट होता है विद द फर्स्ट हेडिंग डेवलपमेंट बिटवीन 1900 टू 600 BC। ठीक है, ये ऑलमोस्ट टाइम पीरियड चल रहा था डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और 1900 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 बिफोर कॉमन एरा तक, ठीक है, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट होते हैं इस टाइमलाइन में। ठीक है, एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करा, वो एंड हो रही थी। राइट इट वॉज अबाउट टू एंड। वैदिक एज स्टार्टेड, वैदिक एज स्टार्ट होती है, मीन्स वेदास कंपाइल होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है सोसाइटी का। ऋग वेदा ओल्डेस्ट रिलीजियस रिटन टेक्स्ट कंपोज्ड। ठीक है, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में टोटल कितने वेद है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और ओल्डेस्ट जो वेदा है दैट वाज द ऋग वेदा, इट वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इसको इस टाइम पर लिखा गया था। राइट सेकंड मेजर डेवलपमेंट। थर्ड डेवलपमेंट एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट, लोगों ने सेटल होना स्टार्ट किया एक जगह इन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन, नॉर्थ इंडिया यू नो, देन डेक्कन प्लेचू वाला रीजन जो हमारा छोटा नागपुर और साउथ में हम चलते हैं मध्य प्रदेश से नीचे, एंड देन कर्नाटका। यहाँ पे लोगों ने सेटल डाउन होना स्टार्ट किया और सेटल होकर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। थर्ड डेवलपमेंट। फोर्थ मेजर डेवलपमेंट ऑफ मेगालिथ कल्चर, मीन्स न्यू बरियल प्रैक्टिस सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, फर्स्ट मिलीनियम BC। सो पीपल स्टार्टेड मेकिंग मेगालिथ्स। मेगालिथ मीन्स एक बड़े स्टोन स्ट्रक्चर को कट करके आप उससे कुछ बना रहे हो। आपने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस देखे होंगे जहाँ पे एक बड़े स्टोन स्ट्रक्चर को कट करके या तो उससे टेम्पल्स बनाए जाते हैं या फिर एक ऐसा पिलर बनाया जाता है जिस पे चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर मूर्तियाँ बनाई जाती है बाय कटिंग डाउन अ बिग स्टोन, एक बहुत बड़े पत्थर को काट कर। उस टाइम पे मेगालिथ कल्चर डेवलप होता है और उसी के साथ न्यू बरियल प्रैक्टिस, लोगों को बरी करने की आफ्टर डेथ, इट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सो दीज वर द मेजर डेवलपमेंट फ्रॉम 1900 टू 600 BC। क्वेश्चन आएगा तो टाइमलाइन के साथ आएगा, इसीलिए टाइमलाइन याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, 6th सेंचुरी BC टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। जो 6th सेंचुरी BC है बिफोर कॉमन एरा, उसको इंडियन हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। वाई? फर्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज़। हमें एविडेंस मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया में स्टेट्स या फिर हम बोले अर्बन सिटीज़ का एमर्ज होना स्टार्ट हुआ। वो कहाँ पर होती है? अलोंग गंगा रिवर। सेकेंड अर्बनाइजेशन महाजनपदा, वो जो मेजर हमने सेटलमेंट देखी वो हमें गंगा रिवर के आसपास मिली। अब गंगा रिवर के आसपास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पूरी सेटल्ड थी इंडस रिवर के पास, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। लेकिन जो अब हमें महाजनपदाज या जनपदाज की सेटलमेंट देखने को मिलती है इंडिया में, वो मिलती है नियर द गंगा रिवर। ठीक है, क्योंकि एक वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है लोगों के लिए। वो वहीं पे सेटल डाउन होते हैं, वहीं पे डेवलपमेंट सबसे पहले करते हैं, जो गंगा रिवर या गंगा या कोई भी रिवर हो उसके प्लेन एरिया में। ठीक है, उसका जो ड्रेन्ड एरिया होता है ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, और जहाँ पे रिवर फ्लो करती है वहाँ पे सोइल भी फर्टाइल होती है। ये आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो सोइल बिकम फर्टाइल, और जहाँ पे सोइल फर्टाइल होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो पाएगा। पहली डेवलपमेंट हुई। टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा को? राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स अलोंग गंगा रिवर। सेकंड अर्बनाइजेशन, पहली अर्बनाइजेशन कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सेकंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है महाजनपदाज को। देन एमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसी टाइम पे हमें 2 रिलीजन का एमरजेंस मिलता है, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये हम आगे देखेंगे। टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपदाज, और जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट हैं वो हमें मेंशन करते हैं कि टोटल कितने महाजनपदाज थे। 16 महाजनपदाज, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, देयर वर 16 महाजनपदाज।
महाजनपदा आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो इंडिया में अर्बनाइज्ड या डेवलप्ड सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुरुग्राम, देन चेन्नई, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, नॉट महाराष्ट्र, मुंबई, राइट, मद्रास, सो चेन्नई जिसको हम बोलते हैं, सो दीज आर द नोएडा इंपॉर्टेंट सिटीज़। सो उस टाइम पे 600 BC, ये सोचो आज से अराउंड ऑन एंड ऑफ अगर आप देखोगे तो आज से करीब करीब 2000 और 2000 से भी ज़्यादा 2500 ईयर्स बैक जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ एमर्ज हुई, जहाँ पे सेटलमेंट हुई, सारी चीज़ें अच्छी हुई, वेल फंक्शनिंग हुआ, उनको महाजनपदास बोला गया। और जो बुद्धिज़्म और जैनिज्म उन्होंने बताया टोटल 16 महाजनपदास होती थी पूरे इंडिया में। सिर्फ इंडिया, प्रेजेंट डे वाला इंडिया नहीं, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइट्स भी कवर होती हैं। थर्ड इज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें आयरन का यूज़ मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि हमें वहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज़ मिला था, लेकिन इस टाइम पे हमें इंडिया में फर्स्ट टाइम क्या मिला, आयरन का यूज़। एंड डेवलपमेंट ऑफ कोइनेज सिस्टम, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा पहली बार कि कोइंस का यूज़ होना स्टार्ट हुआ है, किंग्स ने कोइंस बनवाए और उनका यूज़ कर रहे हैं। सो दीज वर द, इसीलिए इसको टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। राइज ऑफ अर्ली स्टेट महाजनपदास, एमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यूज ऑफ आयरन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोइनेज सिस्टम, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द महाजनपदास। द अर्लीस्ट स्टेट महाजनपदा। महाजनपदा का मतलब होता है जन मीन्स पीपल, क्लैन और ट्राइब। जन किसको बोलते हैं, या तो लोगों को, क्लैन को या ट्राइब को। और जनपदा में अगर हम जन और पदा मीन्स पैर, सो वेयर अ जन सेटल, ऐसे समझ लो। जन मीन ह्यूमन, एक आदमी, पीपल, और पद मीन्स उसका पैर, दैट इज द लेग। सो जहाँ पे वो पैर रखता है मीन्स जहाँ पे वो सेटलमेंट होना स्टार्ट करता है, उनको बोला जाता है जनपदा, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया। एंड वेयर अ जन सेटल, राइट। महाजनपदा, लार्ज लैंड टेरिटरी वेयर पीपल सेटल। एक जना जो होगा, एक एरिया होगा जहाँ पे लोग सेटलमेंट होना स्टार्ट करेंगे, रहना स्टार्ट करेंगे, फिर एग्रीकल्चर करेंगे, ट्रेड करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। पहले उसका एरिया स्मॉल होगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जब लोग सेटल होते जाएंगे तो एरिया का होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जो जनपदा है वो ग्रोथ की वजह से क्या बन जाएगा, महाजनपदा। आप कह सकते हो वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हो जाएगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो जाएगी और फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। सो उससे एक जनपदा किस में कन्वर्ट हो जाता था, महाजनपदास में। तो जनपदा तो बहुत थे इंडिया में उस टाइम पे, मतलब स्मॉल सिटीज़, लेकिन जो बिग सिटीज़ थी, महाजनपदास थी, वो सिर्फ कितनी थी, 16। नाउ महाजनपदास में पॉलिटिकल सिस्टम क्या फॉलो होता था, इट वाज मोनार्की, किंग रूल। जो हर एक महाजनपदा था, मैक्सिमम महाजनपदा वाज रूल्ड बाय अ किंग। ओलिगार्की सिस्टम मीन्स रूल्ड बाय गानाज और संगाज। इट मीन्स पावर शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज। ऐसा भी होता था कि किसी महाजनपदा को बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं वो आपस में पावर डिवाइड करके उसको रूल कर रहे हैं, और उन लोगों को क्या बोला जाता था, राजा। मान लो इतनी बड़ी सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मान लो इतना बड़ा एक महाजनपद है, तो उसको कुछ पावरफुल और रिच मैन ने आपस में डिवाइड कर लिया और वो अपने आप को क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। ओके, सॉरी गाइज, बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर थोड़ा सा। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो या तो मोनार्की देखने को मिलती है, या फिर ओलिगार्की मीन्स कुछ लोग, रिच मैन, पावरफुल मैन, उस एरिया को रूल कर रहे हैं, महाजनपदा को रूल कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग पावर, जो और वो अपने आप को क्या बोलते हैं, राजा। और द सिटी कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट फीचर है दैट ईच महाजनपदा हैड अ फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी। हर महाजनपदा के पास एक फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी होती ही होती थी, राइट। एवरी महाजनपदा हैड अ फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी, जो आगे हम उसके फीचर्स में देखेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं महाजनपदा के बारे में जो हम आगे देखेंगे, यहीं पर रिवाइज, हर महाजनपदा की एक कैपिटल सिटी होगी। ये फीचर्स हैं महाजनपदा के, एक कैपिटल सिटी होगी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हमारी कंट्री की होती है। हर महाजनपदा की एक स्टैंडिंग मिलिट्री होगी, हर महाजनपदा के पास अपनी खुद की मिलिट्री होगी। देन जो कैपिटल सिटी है वो फोर्टिफाइड होगी। कैपिटल सिटी कैसी होगी, फोर्टिफाइड होगी, और वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होगा महाजनपदा में वो बिल्कुल ही वेल एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होगा, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिसोर्सेज, जो कैपिटल सिटीज़ होती है हर महाजनपदा की, ईच महाजनपदा हैड अ फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी, स्टैंडिंग आर्मी मीन्स उनकी आर्मी, एंड ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को देखने के लिए। मिलिशिया फोर्सेज रिक्रूटेड फ्रॉम पीजेंट्री, और मिलिट्री में लोग जो काम करने के लिए आते थे वो कौन होते थे, पीजेंट्स होते थे। रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग फोर्टिफाइड सिटीज़, सपोर्टिंग आर्मीज एंड रनिंग ब्यूरोक्रेसी। अब रिसोर्स की क्या ज़रूरत पड़ती थी, मीन्स मनी,
या जो टैक्स लेते थे पीजेंट से, उसकी ज़रूरत क्या थी? मेंटेनिंग फोर्ट सिटीज़ को मेंटेन करना, देन आर्मी को रन करना, एंड फॉर रनिंग ब्यूरोक्रेसी। पैसा तो देना पड़ेगा ना, पैसा कहाँ से आएगा? जो पीजेंट टैक्स देंगे किंग को। आज भी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है वो किसका पैसा है? हमारा टैक्स पेयर्स का ही पैसा है ना, हम लोग ही पैसा देते हैं। तो उस टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए जो पीजेंट्स होते थे, लोग होते थे, वो टैक्स देते थे किंग को, और किंग उस फंडिंग से रन करता था सारी चीज़ों को। सो दीज आर द अगेन फीचर्स ऑफ महाजनपदा। कैपिटल सिटीज़ होती थी, स्टैंडिंग आर्मी, खुद की आर्मी होती थी, और ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट होते थे, ऑफिसर्स, ठीक है। देन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्यों होती थी? रिसोर्सेज की, पैसों की जरूरत इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। अब वो देखा हमने, पैसा कहाँ से आएगा? सोर्स ऑफ रिवेन्यू, जो मैंने ऊपर बताया। नाउ सोर्स ऑफ रिवेन्यू, टैक्स एंड ट्रिब्यूट कलेक्टेड फ्रॉम कल्टीवेटर, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। कल्टीवेटर पीजेंट्स, ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी टैक्स देते थे, एंड आर्टिस्ट ऑल्सो यूज टू गिव टैक्स, कोई तो टैक्स तो देना ही है, एंड समटाइम ट्रिब्यूट एज वेल, डोनेशन टाइप, राइट। अदर वेज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स। बाकी किंग था, राजा रूल करते थे, अपनी फौज आर्मी होती थी। सो दूसरा तरीका क्या था? नेबरिंग अगर वीक है, नेबरिंग जो जनपद है या महाजनपद अगर वो वीक है, सो एक पावरफुल किंग उसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, और वहाँ से वेल्थ को क्या करके ले आएगा? लूट करके ले आएगा। इट वॉज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है। सो पैसा कहाँ से आता था? देखा आपने, इतनी सारी चीज़ें देखी होंगी, महाभारत रामायण में भी दिखाई गई हैं, और उससे उसमें तो कम दिखाया गया, लेकिन अकबर, जहांगीर, इनके टाइम पे आपने इतनी मूवीज़ आई हैं, देखी होंगी। सो जो एक पावरफुल किंग होता है वो दूसरे के ऊपर अटैक करके उसके एरिया को लूट लाता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वहाँ पे पैसा आने के, रिवेन्यू आने के। टैक्स ट्रिब्यूट एक, और दूसरा बाय एक्वायरिंग वेल्थ बाय अटैकिंग द नेबर टेरिटरी, ठीक है। फिर एक टर्म मिलती है हमें धर्म सूत्राज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मतलब क्या है? धर्म सूत्राज में मेन वर्ड क्या है? धर्म, माने हमारा धर्म जो हमें फॉलो करना है, और आर वे ऑफ लाइफ, धर्म इज आर वे ऑफ लाइफ, रहने का तरीका। और सूत्राज मीन्स उस वे ऑफ लाइफ के कुछ रूल्स, सूत्राज। सो संस्कृत टेक्स्ट कंपोज्ड बाय ब्राह्मणा, धर्म सूत्रा वो संस्कृत टेक्स्ट थे, संस्कृत रूल्स थे, जिनको किन्होंने बनाया था? ब्राह्मणाज ने। रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर द रूलर्स, उसमें सबसे पहले किसके लिए रूल्स मेंशंस थे धर्म सूत्राज में? रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर रूलर्स, माने किंग्स के लिए, कि किंग की क्या क्या ड्यूटी है, एंड फॉर द सोसाइटी की, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की क्या क्या ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के जो रूल्स होते हैं, सो उसमें मेंशन होता है प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है, टीचर की क्या ड्यूटी है, और स्टूडेंट का क्या रोल है। सिमिलरली उस टाइम पे सोसाइटी को रन करने के लिए ब्राह्मणाज ने कुछ रूल्स बनाए थे कि किंग की क्या ड्यूटी है, किंग को क्या क्या काम करना है, और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, कॉमन मैन की क्या क्या ड्यूटी है। रूलर्स एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स। अब रूलर्स को एक एडवाइस दी जाती थी कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, एंड यू नीड टू कलेक्ट ट्रिब्यूट, एंड यू नीड टू डू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। सो ये रूल्स थे फॉर रूलर्स एंड किंग्स, बनाए किसने थे? ब्राह्मणाज ने। उन रूल्स और नॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? धर्म सूत्रास बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, मगध। 16 महाजनपदाज में से ना जो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा था वो था मगध। मगध प्रेजेंटेड है बिहार में। अब ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध कहाँ पर है? बिहार में। अब क्या रीज़न था कि मगध सबसे पावरफुल बना? राइज ऑफ मगध, 6 to 4 BC के बीच में हमें मगध का राइज देखने को मिलता है। लोकेशन बिहार। अर्ली कैपिटल, पहले मगध की कैपिटल थी राजगह, जिसको आज के दिन राजगीर बोला जाता है। पहले उसे राजगह बोला जाता था, उसकी कैपिटल सिटी को, आज उसको बोला जाता है राजगीर। बाद में किंग्स ने उसको चेंज कर दिया। किंग्स ने, मतलब ऐसा होता है ना कि पहले कैपिटल सिटी कुछ और है, बाद में कुछ और कर दी। सो पहले कैपिटल सिटी थी राजगह, और बाद में किंग्स ने उसको चेंज करके कर दिया पाटलिपुत्रा। सो आज के दिन अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको राजगह जाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि राजगीर, उसका नाम राजगीर है आज के टाइम पर। पाटलिपुत्रा और कोई नहीं है, पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। नाउ हाउस ऑफ द किंग, अब राजगह में या फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा में क्या होता था? जो कैपिटल सिटी में घर, किंग का घर होता था। फोर्टिफाइड सिटी राउंडेड बाय हिल्स, राइट। कैपिटल सिटी शिफ्ट होती है 4th BC में फ्रॉम राजगढ़ टू पाटलिपुत्रा। कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स अलोंग द गंगा रिवर। उनको लगा कि पाटलिपुत्रा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रेजेंट डे पटना है, क्योंकि वहाँ से हम गंगा रिवर का यूज़ करके कम्युनिकेशन सिस्टम को, एक जगह दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है या फिर रूट्स को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द शिफ्ट ऑफ कैपिटल। ये मगध के बारे में इंट्रोडक्शन है, विच यू कैन राइट इन इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो आएगा कि अगर मगध के ऊपर आता है दैट हाउ मगध बिकेम सच अ पावरफुल टेरिटरी, सो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द रीजन्स फॉर राइज ऑफ मगध। क्या रीजन्स थे दैट मगध बिकेम वन ऑफ द पावरफुल महाजनपदा? रीजन्स फॉर राइज ऑफ मगध, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड। मगध के पास बहुत फर्टाइल लैंड है, गंगा रिवर फ्लो कर रही है तो फर्टाइल होगी, और फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्टिव ज़्यादा।
फर्स्ट लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, मगध के पास आयरन माइंस है बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा वाली बेल्ट में, और आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ था, आयरन वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में था। सो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन्स लोकेटेड इन झारखंड टू मेक टूल्स। देन प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स, जो वहाँ का फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स होते थे, और एलिफेंट का यूज़ होता है कहाँ पर, आर्मी में, थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन। देन प्रेजेंस ऑफ रिवर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गंगा रिवर थी, सो गंगा रिवर का और उसके ट्रिब्यूटरीज का यूज़ करते थे फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, चीप एंड ईजी, ठीक है, सस्ता और आसान। एम्बिशियस एंड पावरफुल रूलर, ये रीज़न भी था, फिफ्थ रीज़न, कि जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, फॉर एग्जांपल बिंबिसारा, अजातशत्रु, जो महाजनपद के थे, मगध के बने, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सो ये 5 रीज़न, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क द हेडिंग। 5 रीजन्स थे फॉर राइज ऑफ मगध, फर्टाइल लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन का अवेलेबल होना, प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट, वहाँ पे एलिफेंट्स का होना, प्रेजेंस ऑफ रिवर एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, रिवर का यूज़ करना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए, गंगा रिवर, एंड एम्बिशियस एंड पावरफुल रूलर फॉर रीजन्स। दीज आर द रीजन्स फॉर राइज ऑफ मगध, जिसने मगध को सबसे पावरफुल महाजनपदा बनाया। एन अर्ली एम्पायर, अब हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि अर्ली, पहले सबसे पुराना जो वो सबसे पुराना नहीं, बट हाँ, जो इंडिया में हमें एम्पायर सेटअप होने के एविडेंसेस मिलते हैं, इट स्टार्टेड विद द मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, उसको फाउंड किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे, 321 बिफोर कॉमन एरा BCE। एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार एज नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। अगर हम मौर्यन एम्पायर की एक्सपेंशन देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, सो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला जो रीजन है ये इंडिया है, और यहाँ इस जगह अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर ओडिशा तक, अप टू कोस्ट ऑफ ओडिशा, ये पूरा रीजन कौन कंट्रोल कर रहा था, मौर्यन एम्पायर। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मौर्यन एम्पायर, जिसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में। कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्रा, पटना आज के दिन जिसको बोलते हैं, सो उनकी कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्रा। अदर इंपॉर्टेंट किंग्स वर बिंदुसारा एंड अशोका। जो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पावरफुल किंग थे, अनडाउटेडली इतने बड़े एम्पायर को फाउंड आउट करा, लेकिन उनके बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आए या फिर जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया वो अशोका थे। सो बिंदुसारा एंड अशोका उनके सन और ग्रैंडसन, राइट। अब सो मौर्यन एम्पायर, ये इंट्रोडक्शन है मौर्यन एम्पायर का, ठीक है, फाउंडर और कब फाउंड किया। नाउ सोर्सेज विच टेल अस अबाउट मौर्यन एम्पायर, हिस्ट्री में हमें क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में ये सारी चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, हमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ चीज़ें ढूंढी, फॉर एग्जांपल स्कल्पचर्स ढूंढे, कोइंस ढूंढे और इंस्क्रिप्शंस। जब आप किसी हार्ड सरफेस को, स्टोन को काट कर उसके ऊपर लिखते हो, देन इट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो हमें क्या क्या मिला है, स्कल्पचर्स मिले हैं, कोइंस मिले हैं और इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक एंड पिलर, अशोका ने खुद कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाई है पत्थरों के ऊपर काट के, इन्फॉर्मेशन लिखवाई है, वो हम आगे देखेंगे क्या थी। सो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है जिससे हमें पता चलता है अबाउट मौर्यन एम्पायर। सेकंड, रिटन रिकॉर्ड्स, हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्कूल के एग्जाम में, देन आपको प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। सोर्सेज विच टेल अस अबाउट मौर्यन एम्पायर, की वो कौन से सोर्स हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में स्कल्पचर, मूर्तियाँ और ये सब, कोइंस, इंस्क्रिप्शंस। देन कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल इंडिका, इंडिका एक बुक का नाम है जो इंडिया के बारे में किन्होंने लिखी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीस जो कंट्री है वहाँ से एक एम्बेसडर आए थे, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हमारे डिप्लोमेट्स जाते हैं ना दूसरी कंट्री में, सो वैसे एक ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ मौर्य, मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे उनका नाम था मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका। सो हम क्या लिख सकते हैं, Indica, book which was written by Megasthenes, who was a Greek ambassador to the court of Maurya, give us a lot of information about Mauryan Empire. First, second very important source, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र was a book which was written by कौटिल्य, और कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, और तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। एक ही आदमी के तीनों नाम है, ये तीनों नाम किसके हैं, कौटिल्य बोल लो, चाणक्य बोलो या फिर विष्णुगुप्त बोल लो, एक ही आदमी के नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मिनिस्टर थे, और उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रन करने के लिए एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ये बुक इतनी एफिशिएंट बुक है, इतनी मैग्निफिशेंट और इतनी इन्फॉर्मेटिव बुक है कि आज के टाइम पे भी इसके प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट यूज़ करती है, राइट। सो दैट इज़ अर्थशास्त्र, सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताता है, और वो लिखी चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर कौटिल्य ने थी। थर्ड, बुद्धिस्ट एंड जैन पुराणिक लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं और जो हमारे पुरानाज का जो लिटरेचर है, पुराणिक लिटरेचर, वो भी हमें इन
मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है। देन संस्कृत लिटरेरी वर्क, संस्कृत टेक्स्ट जो है, हमें संस्कृत हमें इन्फॉर्मेशन मिली, संस्कृत लिटरेरी टेक्स्ट जो ब्राह्मण्स ने लिखे और बाकी लोगों ने लिखे, मेनली ब्राह्मण्स ने, वो भी हमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं अबाउट मौर्यन एम्पायर। सो क्विकली एक बार देखेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम लिखेंगे स्कल्पचर कोइन इंस्क्रिप्शन। देन इन रिटर्न रिकॉर्ड में हम लिखेंगे जो हमें लिखित रिटर्न मिला है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। इंडिका बुक मिली है, मेगास्थनीज ने लिखी, अर्थशास्त्र बुक लिखी है, कौटिल्य ने लिखी, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट और पुरानिक लिटरेचर मिले हैं, टेक्स्ट मिले हैं, और संस्कृत लिटरेरी वर्क मिला है, संस्कृत लिटरेचर टेक्स्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज विच टेल अस अबाउट मौर्यन एम्पायर, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें मौर्यन एम्पायर की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, देन 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, जो उनके पॉलिटिकल सेंटर थे, 5 इंपॉर्टेंट सिटी थी जहाँ पे सारे मेजर डिसीजंस लिए जाते थे। सो पाटलिपुत्र ऑफिशियली, क्योंकि वो तो कैपिटल सिटी है, वो तो इंपॉर्टेंट होगी। देन तक्षशिला, उज्जैन, तौसेली एंड स्वर्णगिरी, दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़। ये याद रखना पड़ेगा दैट मेजर 5 पॉलिटिकल सेंटर्स, जो मौर्यन एम्पायर के 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे वो ये थे। नो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वास्ट एक्सटेंड फ्रॉम अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट टू द ओडिशा आंध्र प्रदेश इन द ईस्ट, ये उसका एक्सपेंशन है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि अफगानिस्तान से लेकर, जो हमने ऊपर देखा अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था मौर्यन एम्पायर। सो क्या वहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में होगा? मींस रन करने के लिए इतनी बड़ी एरिया को क्या सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे, राइट? सो मे बी यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम ना होते हो, बट बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अराउंड कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर। ये माना जाता है जो ये 5 सिटीज़ है, इनके आसपास बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था। देखो, आप खुद देखो, आज के टाइम पे आप जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल फंक्शनिंग, सरकारी कामकाज जिसको हम बोलते हैं, या पूरी कंट्री को रन करने का जो वर्क है, वो पूरे इंडिया में बेशक इतना अच्छा ना हो, लेकिन जैसे आप दिल्ली जाओगे, चेन्नई जाओगे, मुंबई जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, यहाँ पर मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू द अदर टेरिटरी। सो वही ये बोला गया है कि इन 5 सेंटर्स में तो बहुत रैपिड था वर्क, लेकिन बाकी जगह थोड़ा सा कम था। सो बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अराउंड कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, जो तक्षशिला और उज्जैन है, लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स। तक्षशिला और उज्जैन कहाँ पर लोकेट थे? इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे, ठीक है। देन स्वर्णगिरी, एक्सेस टू गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। स्वर्णगिरी में भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो, स्वर्ण माने सोना, सो उसका नाम स्वर्णगिरी इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे हमें गोल्ड माइंस मिलती है, कर्नाटका में गोल्ड माइंस मिलती है, स्वर्णगिरी में गोल्ड माइंस मिलती हैं, और गोल्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ही, ठीक है। सो मे बी, सो मतलब ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुए हैं जिनका कुछ यूज़ रहा होगा, इसीलिए इनको इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए। एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने या फिर ट्रैवल करना है, सो इट वाज वेरी एफिशिएंट, बहुत अच्छा था। अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स, लैंड रूट्स के थ्रू भी आप लैंड से भी ट्रैवल करते थे, किंग्स ने लैंड रूट को मैनेज कराया हुआ था, एंड रिवराइन, रिवर्स को यूज़ करके भी, लाइक गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरी को, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम मिलिट्री, सी ये क्वेश्चन क्या है, ये रीजन्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर है, रीजन्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड कैसे हुआ, उसमें क्या अच्छी चीज़ें थी, तो उसमें हम बताएंगे उनके पास 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, बेशक यूनिफॉर्म नहीं था, बट इतने वास्ट टेरिटरी में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर रखी थी चीज़ें, इन जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा था, एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिलिट्री को मैनेज किया हुआ था, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली मिलिट्री को मैनेज किया हुआ था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी थी और वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसके अकॉर्डिंग मिलिट्री को सब कमेटीज़ में डिवाइड किया हुआ था। कितनी सब कमेटीज़ में? 6 सब कमेटीज़ में मिलिट्री को डिवाइड किया हुआ था। एक कमेटी थी जो नेवी को मैनेज करती थी, सेकंड जो ऑर्डिनेंस थी वो मैनेज करती थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंस को, एक जगह से दूसरी जगह मिलिट्री को जाना है, वो सामान कैसे जाएगा, आर्मी कैसे ट्रैवल करेगी, फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए खाना कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें, ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, मिलिट्री में लोगों को रिक्रूट करना और आर्टिसंस को रिक्रूट करना। तीसरी सब कमेटी जो सिर्फ फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री की बात करती थी, जो किसकी? फुट सोल्जर्स को देखती थी, इन्फेंट्री। देन हॉर्स, कैवेलरी, हॉर्स को देखने के लिए एक यूनिट होती थी कैवेलरी। देन चैरियोट, जो रथ वगैरह होते थे उनके लिए, एंड देन 6th कमेटी वॉज फॉर एलिफेंट। सो उन्होंने इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी, इतनी बड़ी आर्मी, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि उसमें 6 सब कमेटीज़ बनाई हुई थी, और ये वो 6 कमेटीज़ हैं, नेवी, ट्रांसपोर्ट, ऑर्डिनेंस, फुट सोल्जर, इन्फेंट्री, हॉर्सेस को कैवेलरी बोला जाता है, चैरियट्स, रथ वगैरह, एंड एलिफेंट्स, राइट। सो दीज बिकेम द इंपॉर्टेंट रीजन्स जिससे मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्मा।
अशोका ने एक बड़ी ही यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी पूरे अपने एम्पायर में और उसको स्प्रेड भी किया था। वो पॉलिसी थी दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस थे विच वर नोन एज धम्मा। धम्मा थे मोरल एंड एथिकल कोड्स टू यूनाइट एम्पायर, पूरे मौर्यन एम्पायर को यूनाइट रखने के लिए और लोगों को एक साथ रखने के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए अशोका ने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पॉलिसी स्प्रेड कराई, उनको बोला गया धम्मा। वो कुछ नहीं, मोरल एंड एथिकल गाइडलाइंस थी, कोड्स थे, मोरल एंड एथिकल कोड्स थे, मोरालिटी वाले, अच्छी बातें, एथिकल बातें लोगों को। अब वो क्या थे? सिंपल एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल, वो बड़े सिंपल रूल्स थे, हम आगे देखेंगे क्या थे, और वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल होते। आज भी आप लोग सीखते हो, बस उस टाइम पे उनको धम्मा बोला जाता था, आज हम उनको मोरल वैल्यूज बोल देते हैं। सो आप कह सकते हो मोरल वैल्यूज और एथिकल कोड्स विच वर स्प्रेडेड बाय अशोका, जो अशोका ने स्प्रेड कराए थे उनको धम्मा बोला गया, उस पॉलिसी को। एंश्योर वेलबींग ऑफ पीपल, वो एंश्योर करते सभी लोगों का अच्छा रहना, और नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, और वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे, वो कॉमन रूल्स थे। फॉर एग्जाम्पल जो धम्मा था वो किस पे एम्फेसाइज करता था, क्या चीज़ें सिखाई जाती थी धम्मा की पॉलिसी में? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हम आज भी बोलते हैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण एंड रिनाउंसर्स, जेनरस, बी काइंड टुवर्ड्स ब्राह्मण, ब्राह्मण्स के टुवर्ड्स जेनरस, और रिनाउंसर्स जिन्होंने वर्ल्ड की मोहमाया को छोड़ दिया है और साधु संत बन चुके हैं, उनके टुवर्ड्स जेनरोसिटी रखो, डोनेशन वगैरह। देन काइंड ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट, अशोका ने प्रमोट करा है कि स्लेव्स को और सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करो। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करना, एंड फॉलो ट्रूथफुलनेस, यू ऑल शुड स्पीक ट्रूथ। ये थे धम्मा के प्रिंसिपल्स। और धम्मा, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा किसी ना किसी वे में। धम्मा मोरल एथिकल गाइडलाइंस टू यूनाइट एम्पायर, किसने स्प्रेड कराई? अशोका ने। इट वाज अ पॉलिसी ऑफ अशोका। ये सिंपल थे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे लोगों के वेलबींग के लिए, और इसमें कोई रिलीजन का लिंक नहीं है। और ये प्रिंसिपल्स ये थे, इनको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से कि धम्मा में क्या क्या था। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, काइंड ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड दीज थिंग्स। ठीक है, अब इनको स्प्रेड करने के लिए, अब धम्मा, अशोका ने तो बता दिए धम्मा के रूल्स क्या हैं या कोड्स क्या हैं, अब इनको स्प्रेड करने के लिए पूरे इतने बड़े मौर्यन एम्पायर में बताने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा ना। इसीलिए अशोका ने स्पेशली लोगों को अपॉइंट करा इनको स्प्रेड करने के लिए, और उन लोगों को बोला जाता है धम्मा महामताज, स्पेशल ऑफिशियल्स। स्पेशल ऑफिसर्स थे, काम क्या था? स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका ने इनको अपॉइंट किया था सिर्फ इसी काम के लिए कि जाओ पूरे इंडिया में और धम्मा के आइडियाज़ को स्प्रेड करके आओ इन द एंटायर इंडिया। सो दीज वर द मेन थिंग्स। नाउ रीजन, अभी तक ये ऊपर हमने रीजन देखे फॉर एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, उसमें हम धम्मा भी मेंशन कर सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कैसे हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये हेडिंग्स हैं, आप एक्सप्लेनेशन देख लेना, बिल्कुल ईजी। क्यों डिक्लाइन हो गया? मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था, इतना वेल एस्टेब्लिश था, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रखा, डिक्लाइन क्यों हुआ? वीक सक्सेसर आफ्टर अशोका, अशोका के बाद जो किंग्स है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ह्यूज साइज ऑफ एम्पायर, एम्पायर का साइज इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था कि उसको कंट्रोल करना भी ईजी नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस में भी, इकोनॉमी अच्छी ना रही हो, ठीक है, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी अच्छे से काम ना कर पा रही हो, रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, इकोनॉमिक क्राइसिस। वीक एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो अशोका ने इतने अच्छे से मैनेज किया था वो वीक पड़ गया हो। इंटरनल रिवोल्ट, इंटरनली लड़ाई लड़ने लग गए जो अशोका के सक्सेसर्स आए कि जो कौन एम्परर बनेगा, कौन किंग बनेगा, तो आपस में ब्रदर्स ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से एम्पायर वीक हो गया। एंड फॉरेन इन्वेजन में भी बाहर से आकर फॉरेन ग्रुप्स ने अटैक कर दिया, दिस में ऑल्सो बिकेम द रीजन। सो दीज वर द 6 रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वर ये चारों। क्विकली रीड देम। वीक सक्सेसर, तो इनको ना एक बार रीड कर लेना, बस ये हेडिंग्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, यू कैन इजिली रिवाइज इट। ओके, सो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल। डोंट वरी, आई टेल यू इन द लास्ट कि नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अभी बता देता हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, RGYT युवा टीम। उस लिंक के ऊपर क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और वहाँ पे आपको नोट्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिससे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूट्यूब वो व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो फॉर द इंटरेक्शन, फॉर योर डाउट्स, और इन केस अगर आगे होगा सो आपको वहाँ पे अपडेट्स भी वीडियोस के मिल जाएंगे, ठीक है। सो दीज वर द रीजंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के क्या रीजंस थे। ये हेडिंग्स है, राइट। आई होप समझ आ गया होगा।
सेवन्थ, एमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम में भी न्यू किंगडम्स, न्यू किंग्स ने एमर्ज होना स्टार्ट कर दिया, जो पावरफुल हो गए, उन्होंने मौर्यन एम्पायर के ऊपर अटैक किया, उसको कैप्चर कर लिया। सो दोज आर द शुंगा डायनेस्टीज एंड सतवाहनाज, ये दूसरी डायनेस्टीज का नाम है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, जो न्यू किंग्स या न्यू क्लास एमर्ज हुई जिन्होंने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया। सो चीफ्स एंड किंग्स, ऊपर एम्परर पढ़ रहे थे हम, एम्पायर बहुत बड़ा, लेकिन अब छोटे छोटे यूनिट्स में जो रूल करते हैं उनको या तो हम किंग्स बोलते हैं या चीफ्स बोलते हैं। सो न्यू किंग्स एंड चीफ्स एमर्ज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कुछ न्यू किंग्स आते हैं। न्यू किंगडम वो कौन कौन से थे? न्यू किंगडम, ओके वेट, यस, न्यू किंगडम, डेक्कन, साउथ इंडिया, चोला, चेराज एंड पांड्याज, चोला, चेराज, पांड्याज आए साउथ इंडिया में, जो न्यू किंगडम्स आए। उसका हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? फ्रॉम तमिलकम, दैट इज प्रेजेंट नेम ऑफ प्रेजेंट तमिल कंट्री विच इंक्लूड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला इन एडिशन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जो चेराज, चोलाज, पांड्याज आए वो किस टेरिटरी को रूल करते थे? तमिलकम। आज को जो तमिलनाडु है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, प्रेजेंट डे तमिलनाडु के साथ इंक्लूड अगर हम आंध्र प्रदेश और केरला को कर दे तो तमिलकम टेरिटरी। देन सतवाहनाज आए, जिन्होंने जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जिन्होंने रूल किया वेस्ट इंडिया को और सेंट्रल इंडिया को, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न साइड। ठीक है, देन शाकाज, जो नॉर्दर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, यहाँ नॉर्थ वेस्ट दिस रीजन एंड वेस्टर्न पार्ट, इस वाले रीजन को थोड़ा सा। ठीक है, सो दीज वर द न्यू किंग्स। जो मौर्यन एम्पायर था ना, वो एम्पायर था बहुत बड़ा, कहाँ से कहाँ तक, लेकिन अब ये स्मॉल स्मॉल किंग्स है, कोई साउथ में कर रहा है सिर्फ, कोई वेस्ट में कर रहा है, कोई नॉर्थ वेस्ट में कर रहा है, कोई सेंट्रल में कर रहा है। सो दीज वर द न्यू किंग्स। ठीक है, सो अब सोर्सेज, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इन्फॉर्मेशन हमें उनके बारे में मिलती है फ्रॉम तमिल संगम टेक्स्ट। कहाँ से मिलती है? तमिल संगम टेक्स्ट कंटेन पोएम डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड वे ऑफ द एक्वायर डिस्टेंस रिसोर्सेज। तमिल संगम टेक्स्ट है, उसका नाम है। ठीक है, और उसमें हमें पोम्स मिलती हैं जो चीफ्स के बारे में, किंग्स के बारे में बताती है कि कैसे वो रूल करते थे और काफ़ी इतनी दूर तक वो मैनेज करते थे चीज़ों को। राइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ चीफ्स एंड चीफडोम्स। क्या मीनिंग होता था चीफ्स का या चीफडोम्स का? अ चीफ इज अ पावरफुल मैन, अ पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी। चीफ एक पावरफुल एक लोकल एरिया का जो सबसे पावरफुल आदमी होता था वो चीफ होता था, पैसा होता था और लोग होते थे उसके पास। मे बी वो हेरिडेटरी ना हो कि उसके बाद उसका सन ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। डिराइव्ड सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता था? फ्रॉम हिज किनफोक। किनफोक मीन्स उसकी फैमिली, उसकी फैमिली के बाकी लोग उसको सपोर्ट करते थे मेनली, और उसकी फैमिली इतनी बड़ी होती थी उस एरिया में कि उस फैमिली का डोमिनेशन होता था। आप देखना गांव में आज भी लोग, रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि जिस गांव में जिन लोगों की फैमिली सबसे बड़ी होगी, जो हेड होगा गांव का या चीफ लगा लो जिसे हम बोलते हैं, वो उस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होगा और बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। बाकी जो अदर फैमिली के लोग भी होंगे वो उसको फॉलो करेंगे क्योंकि उस एरिया में सबसे बड़ी फैमिली किसकी है? उसकी। सो दैट इज किनफोक। दो टर्म्स आएंगे आगे, आई विल टेल यू किनशिप एंड किनफोक, अभी बताता है। तो चलो, किनशिप का मतलब होता है वो लोग जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप हो, पीपल विद हुम यू शेयर ब्लड रिलेशनशिप, उसको बोलेंगे किनशिप। एंड किनफोक मीन्स लार्जर फैमिली, जिसमें सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप वाले लोग नहीं, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। व्हेन वी इंक्लूड रिलेटिव्स एज वेल, लार्जर फैमिली, सो उसको बोला जाता है किनफोक। सो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो चीफ होता था, सबसे पावरफुल आदमी, वो कहाँ से सपोर्ट मिलता था उसको? अपने किनफोक से, अपने रिलेटिव्स और पूरी बड़ी फैमिली से उस लोकेलिटी में। उनके फंक्शंस क्या होते थे चीफ्स के? परफॉर्म स्पेशल रिचुअल, कोई इवेंट है, कोई तीज त्यौहार है, उसको करना। लीडरशिप इन वॉरफेयर, वॉर्स में लीड करना, डिस्प्यूट को रिजोल्व कराना। ही रिसीव गिफ्ट फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट, और उसके सबॉर्डिनेट जो उसके नीचे काम करते थे वो उनको गिफ्ट देते थे। जो किंग होता था, किंग को लोगों को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन चीफ को लोग टैक्स नहीं देते थे। चीफ के काम से खुश होकर वो उसको गिफ्ट दिया करते थे। एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग द सपोर्टर, और वो जो चीफ होते थे वो अपने सपोर्टर्स के बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है, सो वो किंग नहीं था, मीन्स वो फोर्सफुली नहीं कर रहा था, लोगों को पसंद था वो, क्योंकि एक तो उसका फैमिली इतनी बड़ी है और उसका डोमिनेंस है वहाँ पर, और वो चीज़ें अच्छी कर रहा है, तो इसीलिए लोग उसको गिफ्ट भी देते थे। सो ये मीनिंग ऑफ चीफ एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ चीफ, जस्ट गो थ्रू डेम। राइट, एक बार अच्छे से इनको रीड कर लेना कि चीफ कौन होता था। डिवाइन किनशिप, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एक तो वीडियो कैसी लगी आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो। राइट, ओके। डिवाइन किनशिप मीन्स जब किंग्स जो होते थे अपने आप को गॉड के साथ एसोसिएट कर लेते थे, अपने पावर दिखाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए वो क्या करते थे? अपने साथ को, अपने नेम को किंग के साथ एसोसिएट कर लेते थे। वो अपने आप को बोलते थे दैट आई एम अ किंग, और मुझे अपॉइंट किसने किया है? अपॉइंटेड बाय गॉड, मीन्स डिवाइन पावर।
किंग हैज़ गॉड लाइक क्वालिटीज़, और वो शो करता था कि किंग के पास गॉड जैसी क्वालिटीज़ हैं। मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस, वो ऐसा क्यों करते थे, अपने नाम के साथ गॉड का नेम या फिर कोई पावरफुल नेम गॉड जैसा एसोसिएट क्यों करते थे, टू हैव हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि लोग भगवान की वर्शिप करते हैं। सो वो बोलते थे कि हमें गॉड ने अपॉइंट किया है और हमारे पास गॉड लाइक क्वालिटीज़ ही हैं। एग्जाम्पल इसका दिया जाता है, कुशाना जो डायनेस्टी थी जिसने फर्स्ट सेंचुरी से फर्स्ट BCE से फर्स्ट CE तक रूल किया, सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट एशिया में इन्होंने रूल किया। कुशानाज कोलोसल स्टैचू, उन्होंने अपने स्टैचूज बनाए मंदिर में। कुशानाज क्या करते थे, जहाँ गॉड के स्टैचूज होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनके साथ अपना स्टैचू भी बना देते थे, जस्ट टू शो, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम भगवान जैसे ही हैं, वी आर लाइक गॉड ओनली। सो कुशानाज ने बड़े स्टैचूज बनाए इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा यूपी एंड अफगानिस्तान। इन्होंने जो मेनली अपने स्टैचूज बनाए हैं कुशानाज ने, इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा या फिर यूपी अफगानिस्तान में मेनली इन्होंने अपने स्टैचूज बनाए हैं, ठीक है। अ टाइटल अडोप्टेड बाय कुशानाज, कुशानाज अपने आप को वो टाइटल्स देते थे जिससे उन्हें ये लगे कि दे आर लाइक अ गॉड, कि वो और कोई नहीं है तो भगवान के समान ही है। सो कुशानाज ने अपने आप को टाइटल दिए, फॉर एग्जांपल देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड। क्या टाइटल दिया है, देवपुत्रा या फिर सन ऑफ गॉड। और माना जाता है कि वो इंस्पायर हो गए थे फ्रॉम चाइनीज रूलर्स जो अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये जो हेडिंग है ना कि किंग्स अपने आप को डिवाइन किंगशिप कैसे शो करते थे, कि कैसे वो शो करते थे कि वी आर लाइक गॉड ओनली, हम भगवान की तरह ही हैं। तो कुशानाज एक उनका एग्जाम्पल है जिन्होंने टेम्पल्स में अपने स्टैचूज बनवाए गॉड के साथ ही, और दूसरा उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया लाइक देवपुत्रा, लाइक देव का पुत्र या फिर सन ऑफ गॉड, ठीक है। सो माना जाता है वो इंस्पायर हुए थे फ्रॉम चाइनीज रूलर्स जो अपने आप को बोलते थे सन ऑफ हेवन, और वाइस वर्सा, बट ये एक एग्जाम्पल है अपनी सोशल स्टेटस को अच्छा करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द गुप्ता एम्पायर। अभी हमने चीफ्स के बारे में देख लिया, जो छोटे छोटे एम्पायर्स एमर्ज हुए उनके बारे में देख लिया, डिवाइन किंगशिप देखा कि अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते थे, अपने आप को गॉड लाइक टाइटल्स देते थे, ठीक है। देन चीफ्स, देन साउथ इंडिया चोरा चेलाज, पांड्याज, सातवाहनाज एंड शाकाज, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर एम्पायर जो इंडिया में था, इट वॉज गुप्ता एम्पायर। ऊपर हमने मौर्य एम्पायर देखा था, नाउ विल सी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर वॉज फाउंडर बाय श्रीगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्ता मौर्य एम्पायर को किया था, वैसे गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे श्रीगुप्त और श्रीगुप्ता। रूलर्स डिपेंडेंट ऑन समंथाज, जो मौर्यन एम्पायर थे ना उनके टाइम पे महाजनपदाज थी, अभी भी थी, लेकिन महाजनपदाज की खुद की आर्मी होती थी, सेल्फ स्टैंडिंग आर्मी। बट जो गुप्ता एम्पायर आए, गुप्ता रूलर्स आए, वो खुद की आर्मी नहीं रखते थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन समंथाज। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, समंथाज के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अब समंथाज कौन थे, पावर, लोकल एरिया के जो पावरफुल लोग होते हैं ना, जिनके पास मनी और लोग मैन पावर होती है, उनको समंथाज बोला जाता था। इट मीन्स जो गुप्ता रूलर है वो बहुत सारे समंथाज के साथ कोऑर्डिनेट करके रखेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो समंथाज से उसे रिसोर्सेज या फिर मिलिट्री के लिए लोग मिल जाएंगे। सो पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स, पावरफुल लोकल रूलर या फिर सबऑर्डिनेट रूलर मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। लोकल रूलर है, ठीक है, कैसे अपने आप को मैनेज करता है, क्योंकि उसके आसपास उसके पास बहुत सारी लैंड है, रिसोर्सेज है। प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर, उसके पास लोग हैं काम करने के लिए, जो जरूरत पड़ती है तो किसको, किंग को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ऑफर होमेज टू द किंग, किंग को होमेज गिफ्ट वगैरह। देन पावरफुल समंथाज कुड बिकम किंग एंड वीक किंग रिड्यूस टू द सबऑर्डिनेट पोजीशन। बहुत बार ऐसा भी होता था गुप्ता एम्पायर में कि उस एरिया का जो सबसे ज़्यादा समंथा पावरफुल होता था तो समंथा किंग को रिप्लेस करके खुद किंग बन जाता था और किंग उसका सबऑर्डिनेट बन जाता था, राइट। क्योंकि किंग की खुद की मिलिट्री तो है नहीं, खुद की आर्मी है नहीं, खुद के ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड रिसोर्सेज है नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, समंथा के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस उस एरिया का जो लोकल लॉर्ड है या फिर लोकल रूलर है जिसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, राइट। सो दिस वॉज अ थिंग विच वॉज फॉलोड बाय गुप्ताज। सो समंथा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन थे समंथाज और गुप्ताज उनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट थे। नाउ सोर्सेज विच टेल अस अबाउट गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में जो हमें सोर्सेज मिले हैं, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, लिटरेचर मिली है, कोइंस मिली है और इंस्क्रिप्शंस मिली है। इंस्क्रिप्शंस मैंने बताया जब हार्ड सरफेस, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, पत्थर जैसी चीज़ों को आप काट कर कुछ लिखवाते हो ना, वो इंस्क्रिप्शन है। जैसे घर के बाहर की नेम प्लेट, वो क्या है, वो एक इंस्क्रिप्शन है, बिकॉज आपने हार्ड सरफेस को कट करके लिखा है। सो एक इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्रेज ऑफ किंग। प्रशस्ति वर्ड आया प्रशंसा वर्ड से, प्रशंसा, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना ना। सिमिलरली
प्रशस्ति मीन्स वो इंस्क्रिप्शंस जो लिखी गई है किंग के प्रेज में, किंग की तारीफ में। एक एग्जाम्पल आया है प्रयागा प्रशस्ति, प्रयागा मीन्स प्रयागराज, प्रयागराज में जो प्रेजेंट डे इलाहाबाद, वहाँ पे एक प्रशस्ति है जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। इट वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत, संस्कृत में लिखी हुई है। किसने लिखवाई थी? बाय हरिसेन, हरिसेना ने लिखवाई थी। अब हरिसेना कौन थे? कोर्ट पोएट थे, गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त जो किंग थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, और उन्होंने समुद्रगुप्त के प्रेज में, समुद्रगुप्त की तारीफ में एक प्रशस्ति लिखवाई इलाहाबाद में। वो अभी भी वहाँ पर आप कभी विजिट करोगे, उसको बोला जाता है प्रयागा प्रशस्ति। एक एग्जाम्पल से इसको हमने क्लियरिफाई कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बताता है। नाउ मूविंग ऑन टू द चेंजिंग कंट्री साइड। अभी हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने पूरा सिटीज़ का देखा, लेकिन अब कंट्री साइड, रूरल एरियाज़ की बात करते हैं कि रूरल एरियाज़ में कैसे चीज़ें फंक्शन करती थी। पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, इंस्क्रिप्शंस डू नॉट फुली रिफ्लेक्ट कॉमन पीपल्स रिव्यू। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो टेक्स्ट रिकॉर्ड मिले हैं, वो किंग और किंग की अच्छी ज़्यादा बातें बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कॉमन पीपल को इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि जो लिखने वाले लोग थे वो किंग के बारे में लिखते थे, क्योंकि किंग से उन्हें रिवॉर्ड मिलते थे। हार्डली उन्होंने कुछ मेंशन किया अबाउट द कॉमन पीपल, राइट। फॉर अब कॉमन पीपल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम जटाकाज एंड पंचतंत्र की स्टोरीज, गिव इंसाइट इनटू पब्लिक ओपिनियन। और स्टार्टिंग में जो जटाकाज और पंचतंत्र की कहानी है वो ओरली ट्रांसमिट की जाती थी, जो कॉमन पीपल के बारे में या मोरल वैल्यूज़ के बारे में होती थी। लेटर दे वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, बाद में उनको पाली लैंग्वेज में लिखा गया। ओके, सो दिस वाज द थिंग। एक स्टोरी है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉमन पीपल के बारे में जो हमें बात बताती है, तो वैसी एक स्टोरी है, दैट इज गांडा टिंडू जटाका। स्टोरी का नाम है भाई गांडा टिंडू जटाका। सो डिस्क्राइब करती है एक सिचुएशन के बारे में कि एक किंग थे। मैं इसको, आप इनको ना एक नोट्स को रीड कर लेना, मैं बता देता हूँ कि देयर वॉज अ किंग। एक दिन किंग का मन करता है कि मैं अपने एरिया में घूम कर आता हूँ, लेट मी एक्सप्लोर, ठीक है। जब वो किंग जाता है, एक कॉमन मैन बन के जाता है वो लोगों के बीच में, और वहाँ जाके उससे जब वो लोगों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि पीपल आर नॉट एट ऑल हैप्पी। जो लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बताते हैं कि रात को तो हमें रोबर्स, चोर डाकू आकर लूट के ले जाते हैं, और दिन में हमें इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है जो किंग ने इम्पोज किया हुआ है कि वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी। और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक एल्डरली वीमेन और मैन से भी मिले, कल्टिवेटर से मिले, विलेज मैन से मिले, बॉयज से मिले, और इन्होंने एनिमल्स की कंडीशन भी देखी। सो उस स्टोरी से एक किंग के बारे में, दैट how king used to explore sometimes, so just go through it, that plight the subjects due to a bad king कर्स। लोग किंग को कर्स करते थे, उसको बुरा भला बोलते थे। किंग को बाद में पता चला इस वजह से, क्योंकि चीज़ें अच्छे से फंक्शन नहीं हो पा रही है, मैनेज नहीं हो पा रही है, राइट। इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड अ सब्जेक्ट। सो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? गांडा टिंडू जटाका से हमें पता चलता है कि किंग के बीच में और लोगों के बीच में कैसा रिलेशन रहा होगा। सो रिलेशन वर क्वाइट स्ट्रेन्ड, मतलब रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, रिलेशंस स्ट्रेन्ड थे, खराब रिलेशंस थे किंग के और उसके बीच में। ओके, ओके, नेक्स्ट। सो अच्छे रिलेशन नहीं होते थे। देन किंग कलेक्टेड हाई टैक्स, पता चलता है किंग बहुत ज़्यादा हाई टैक्स करता था अपनी ट्रेजरी, अपने खजाने को भरने के लिए, जो पीजेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और पीजेंट को ओप्रेस होते थे, पीजेंट को दबाया जाता था, ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ऑप्शंस टू एस्केप पीपल, और इसी वजह से लोग बहुत बार गांव छोड़कर भाग भी जाते थे। अबेंडन द विलेजेस एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाकर रहना स्टार्ट कर देते थे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एटलीस्ट टैक्स तो पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट कॉमन पीपल। एक गांडा टिंडू जटाका हमें किंग और उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी लोकेलिटी में रहने वाले, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो पंचतंत्र और जटाके की कहानी आर इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमें कॉमन पीपल के बारे में बताती है ऑफ दैट टाइम, ठीक है। अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, आगे चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजीज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्लो एग्रीकल्चर, वो प्लो का यूज करते थे, एंड प्लो भी, प्लो माने हल, ठीक है। और प्लो भी कौन सा? आयरन टिप्ड प्लो। हमने देखा इस टाइम पे क्या यूज होने लग गया, आयरन। सो जो प्लो की टिप है उसको आयरन से बना देते थे। सो फर्स्ट हेडिंग इज यूज ऑफ प्लो इन एग्रीकल्चर, दैट टू आयरन टिप्ड प्लो। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। वो ट्रांसप्लांटेशन करते थे, पैडी जो राइज होता है उसको पहले दूसरे एरिया में ग्रो करके बाद में उसको ट्रांसप्लांट कर देते थे मेन वाटर वाली फील्ड में। सो सेकंड टेक्निक वाज ट्रांसप्लांटेशन। देन यूज ऑफ इरिगेशन मेथड, वो इरिगेशन मेथड यूज करते थे, इरिगेट, पानी देने के लिए अपनी फसल को। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स बनाते थे, टंकाज बनाते थे, एंड दीज थिंग्स। एंड यूज ऑफ
हो, दे ऑल्सो, एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, हो एग्रीकल्चर मीन्स हो इज़ अ टूल, जिसको आप फावड़ी या फिर कस्सी बोलते हो, दैट इज नोन एज हो मेनली, ठीक है। सो इन चीज़ों का यूज़ करते थे, प्लो का यूज़ करना, दैट इज आयरन टिप, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, इरिगेशन करने के लिए वेल्स और टंकाज का यूज़ करना, एंड हो एग्रीकल्चर इज द फोर्थ पॉइंट जो वो करते थे फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एट दैट टाइम, राइट। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, अब जो रूरल सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी दैट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन डिड नॉट बेनिफिट एवरीवन इक्वली, इट इज रूरल, इट्स नॉट रूरल, इट्स रूरल। जो गांव की सोसाइटी होती थी अर्बन सोसाइटी के बाहर, सो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता था, जिनके पास लैंड ज़्यादा होती थी या फिर जो लोड्स होते थे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता था। डिफरेंसेस अमंग पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे लोगों के बीच में डिफरेंसेस होता था। मतलब देखो, 3 टाइप के लोग होते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, वो लोग जिनके पास खुद की लैंड नहीं है वो लैंडलेस है, और एग्रीकल्चरल लेबरल, वो मजदूर का काम कर रहे हैं किसी और की फील्ड में। देन स्मॉल पीजेंट्स, जिनके पास कम लैंड है, एंड लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। अब आप खुद बताओ सोसाइटी में किसका स्टेटस सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? डेफिनेटली लैंड डिसाइड करती है, लैंड या फिर रिसोर्स डिसाइड करते हैं। आज के टाइम में क्या डिसाइड करता है? पैसा डिसाइड करता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा, वैसे ही उस टाइम में जिसके पास ज़्यादा लैंड, ज़्यादा रिसोर्स, उसका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा, एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सो लार्ज लैंड होल्डर का सबसे ज़्यादा स्टेटस होता था सोसाइटी में, और लैंडलेस एग्रीकल्चर का सबसे कम। अब जो पाली टेक्स्ट है, पाली लैंग्वेज में जो लिखा गया, वो भी हमें एक बताता है, एक यूनिक टर्म देता है, दैट इज गहापति। गहापति स्मॉल पीजेंट एंड लार्ज होल्डर को भी गहापति बोला जाता था, तो स्मॉल पीजेंट या फिर लार्ज लैंड होल्डर को, या फिर मेनली गहापति बोला जाता है, द ओनर और मास्टर ऑफ द हेड, घर के। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में दादा होते हैं सो ही इज हेड ऑफ द फैमिली, और अगर फादर होते हैं तो फादर इज द हेड ऑफ फैमिली। सो हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर के सारे मेजर डिसीजंस लेता है, जिनकी परमिशन के बिना घर में कोई काम नहीं हो सकता, दैट इज ओनर और हेड ऑफ द फैमिली, वॉज नोन एज गहापति। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो हमें सोसाइटी के बारे में पता चलती है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द विलेज, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग रहते थे, ये वन वर्ड है। तमिल संगम टेक्स्ट को हम, जैसे पाली ने हमें घापति टर्म दी है, वैसे ही तमिल संगम टेक्स्ट को अगर हम देखें, जिससे हमें तमिलकम के बारे में पता चलता है, ठीक है, चेराज चोलाज पांड्याज के बारे में पता चलता है। सो वहाँ पे तमिल संगम टेक्स्ट में लैंड लॉर्ड्स, जो लैंड ओनर्स या लैंड लॉर्ड्स थे, उनको बोला जाता है वेलालार। प्लोमैन, जो हल चलाता है, उसको बोला जाता है उजावर, और स्लेव्स को बोला जाता है आदिमई। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट है कि तमिल संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वेलालार बोला जाता था लैंड, लार्ज लैंड ओनर्स को, प्लोमैन उजावर एंड आदिमई। दीज डिफरेंसेज वर बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। हमने ऊपर देखा है डिफरेंसेज किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। जिसके पास ज़्यादा लैंड, ही इज मोर पावरफुल इन द सोसाइटी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंड ग्रांट एंड न्यू रूलर लाइफ, रूलर इलाइट, ये रूलर ये किंग। लैंड ग्रांट मीन्स सबके पास लैंड नहीं होती थी। हमने ऊपर देखा ना, बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स भी होते थे, ठीक है, बहुत सारों के पास कम लैंड होती थी। सो लैंड ग्रांट मेनली सबसे ज़्यादा लैंड होती थी किंग के पास। और किंग्स क्या करते थे? लैंड ग्रांट करते थे, मीन्स लैंड को गिफ्ट में देते थे। अब वो क्यों देते थे, इसका स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। लैंड ग्रांट, द गिफ्ट और डोनेशन ऑफ लैंड बाय अ किंग टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। जब किंग लैंड को डोनेट कर देता है या गिफ्ट में दे देता है, या तो किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन माने टेम्पल, कि टेम्पल के लिए उन्होंने लैंड दे दी। जब किंग किसी को लैंड देता था, सो इट वॉज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट। वहाँ कॉपर प्लेट से स्टोन्स पे उसको इंस्क्राइब किया जाता था, लिखा जाता था संस्कृत एज वेल एज इन लोकल लैंग्वेज, कि किंग ने किसको लैंड दी है, किस पर्पस के लिए दिया और कितनी लैंड दिया। सो एवरीथिंग वॉज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट में मिलती थी। अग्रहारा, जिसको बोला जाता था अग्रहारा, एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माने टेम्पल्स। सो ब्राह्मण्स को जो किंग लैंड देता था रिलीजियस पर्पस के लिए, फिर टेम्पल को देता था, और ब्राह्मण को मिली हुई लैंड को बोला जाता था अग्रहारा, अग्रहारा, राइट। रीजनल वेरिएशन इन साइज ऑफ लैंड डोनेटेड एंड राइट गिवन टू द डिवोर्स। ऐसा नहीं है सबको सेम लैंड, सेम ही लैंड ग्रांट होती थी। किसी को ज़्यादा लैंड होती थी, किसी को कम होती थी, किसी को और कम होती थी, डिपेंडिंग ऑन द वर्क कि आपने कैसा काम किया। अगर आपने किंग की बहुत अच्छी तस्वीर बना दी तो हो सकता है आपको ज़्यादा लैंड ग्रांट मिल जाए। आपने किंग के बारे में पोएम लिखी, हो सकता है मिल जाए। और थोड़ी सी कम अच्छी लिखी या कम अच्छा काम किया है, जो किंग को थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कम लैंड ग्रांट मिलेंगी। और अगर आपने किंग के अगेंस्ट कुछ कर दिया तो हो सकता है आपसे आपकी लैंड वापस भी ले ली जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, राइट। सो किंग वॉज द डिसाइडर कि किसको कितनी लैंड मिलेगी।
इसमें एक यूनिक आएगा, आगे वो हम देखेंगे। प्रोवाइड अ इंसाइट इनटू रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर एंड स्टेट। सो इससे हमें रिलेशनशिप पता चलता है बिटवीन कल्टीवेटर मतलब किसान जो फार्मर, और स्टेट माने किंग के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। उस टाइम पे किंग ही गवर्नमेंट था, राजा ही सरकार था उस टाइम पे, ठीक है। लीगल टेक्स्ट डिड नॉट अलाउ वीमेन इंडिपेंडेंट लैंड राइट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखते हैं, सो ये देखने को मिलता है कि विमेन को कभी लैंड ग्रांट्स नहीं मिलती थी। बस एक्सेप्शन है एक, प्रभवती गुप्ता, जो हम आगे देखेंगे। वरना वैसे मेनली जो लैंड ग्रांट मिली है वो किनको मिली है, मेल को मिली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है विमेन को जो लैंड ग्रांट मिली हो उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना हो अवेलेबल, राइट। मूविंग ऑन टू द केस स्टडी ऑफ प्रभवती गुप्ता। प्रभवती गुप्ता डॉटर थी, शी वॉज अ क्वीन, प्रिंसेस थी, क्वीन थी, ठीक है। सो रिच क्लास से आती थी, किंग की बेटी थी, डॉटर थी चंद्रगुप्त टू की। उनकी शादी होती है वकाटका डायनेस्टी के एक राजा के साथ, और ये देखा जाता है प्रभवती गुप्ता को लैंड ग्रांट की गई है, ग्रांटेड लैंड राइट्स ड्यू टू हर एक्सेप्शनल स्टेटस एज अ क्वीन। रिकॉर्ड्स मिले हैं कि प्रभावती गुप्ता को लैंड ग्रांट की गई थी, क्यों गई थी, मे बी शी वॉज अ क्वीन। दिस इंडिकेट दैट लीगल लॉज वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड, कि जो लीगल लॉज थे, लीगल जो ये बोलते थे कि विमेन को लैंड ग्रांट नहीं की जाएगी, जो लीगल लॉज थे वो ये बोलते थे कि विमेन को लैंड ग्रांट नहीं की जाएगी, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होते थे यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गई ना, प्रभावती गुप्ता को मिल गई। अगर रूल एप्लीकेबल होना था तो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होना था, बट प्रभावती गुप्ता को लैंड ग्रांट मिल गई, उसका रीज़न था वो क्वीन थी। सो मे बी आके बाकी भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो। अब रीज़न फॉर लैंड ग्रांट क्यों करता था किंग? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। पीजेंट्स को इसीलिए भी लैंड देता था ताकि वो एग्रीकल्चर ज़्यादा करे, ताकि ज़्यादा ग्रो हो और ज़्यादा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट रीज़न। विन अलाइज, अपने लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए लैंड, जैसे पैसे दे देते हैं ना लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए, सो अपने अलाइज को जीतने के लिए, लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर समंथाज। किंग्स को पता चल रहा था कि समंथा ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, सो किंग यूज्ड लैंड ग्रांट टू गेन लॉयल्टी एंड बिल्ड अलायंस। सो किंग उनका विश्वास जीतने के लिए और उनको अपने सपोर्ट में रखने के लिए, उनको अपना अलाई, अपना दोस्त बनाए रखने के लिए उनको लैंड ग्रांट दे देते थे। एंड पावरफुल रूलर्स, किंग वांटेड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन, इवन एक्चुअल कंट्रोल वाज वीकनिंग। किंग लैंड ग्रांट देकर ये दिखाना चाहता था कि मैं ही पावरफुल हूँ अभी भी, बेशक उसका सोसाइटी में स्टेटस कम हो रहा है, उसकी पावर कम होती जा रही है, समंथा की पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी कभी किंग देता था टू शो हिमसेल्फ एज अ पावरफुल रूलर। सो दीज आर द रीजन्स, ये 3 रीजन है जिसके लिए किंग लैंड ग्रांट करते थे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द टाउन्स एंड ट्रेड। उस टाइम पे जो न्यू सिटीज़ एमर्ज होती है, महाजनपदा कैपिटल सिटी, जो मेजर टाउन एमर्ज हुए हमने ऊपर देखा, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, पुहार एंड मथुरा। इंपॉर्टेंस देख लो क्या है, पाटलिपुत्रा रिवर रूट पे है, उज्जैनी लैंड रूट पे, उज्जैन प्रेजेंट डे, पुहार नॉर्थ सी नियर सी कोस्ट, मैप में आप देखोगे, एंड मथुरा सेंटर ऑफ कमर्शियल कल्चर एंड यूपी वाला मथुराई, ठीक है। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ एमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो न्यू सेंटर्स जो एमर्ज हुई। देन अर्बन पॉपुलेशन, इलीट क्लास एंड क्राफ्ट पर्सन्स। अब सोसाइटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हुई तो लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन करेंगे। लाइक किंग्स एंड रूलिंग क्लास लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज़, जो किंग्स होते थे और रूलिंग क्लास होते थे वो तो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, कैपिटल्स में। आर्टिफैक्ट्स हमें बहुत सारे मिले हैं। आर्टिफैक्ट्स मीन्स मैन मेड थिंग्स विच हैव हार्ड सरफेस, मैन मेड थिंग्स विच हैव हार्ड सरफेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन ने बनाई, उस टाइम पे लोगों ने बनाई और जिसका सरफेस कैसा है, हार्ड है। सो कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, टूल्स मिले, वेसल्स मिले, फिगराइंस मिले। नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है हमें, एक इंपॉर्टेंट चीज, नर्दन वेयर ब्लैक पॉलिश्ड, फाइन पोटरी बाउल्स एंड डिशेज, ग्लोसी फिनिश यूज्ड बाय रिच पीपल। एक ऐसा पॉलिश्ड वेयर, एक ऐसा बर्तन मिला है हमें जिसको नाम दिया गया नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इतनी फाइन पोटरी की गई, इतनी अच्छे से उसको बनाया गया है और उसके बाउल्स बनाए गए हैं डिशेज के लिए। ग्लोसी फिनिश, बहुत शाइनिंग फिनिश दी गई है और माना जाता है कि ये बहुत महंगा होता होगा उस टाइम पे, जो सिर्फ रिच पीपल यूज़ करते थे। मटेरियल यूज टू मेक आर्टिफैक्ट, इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, स्मॉल ग्लास शेल, टेराकोटा पत्थर। सो ऑल दीज थिंग्स वर यूज्ड टू मेक आर्टिफैक्ट्स। पीपल लिव्ड इन टाउन, जो लोग टाउन में रह रहे थे, किंग रह रहा था, किंग के अलावा बाकी लोग भी रह रहे होंगे ना अर्बन सिटीज़ में। जैसे रूरल वाले लोग लैंड ग्रांट के ऊपर डिपेंडेंट है, लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो रूरल कैपिटल सिटी है, अर्बन सिटी है, वहाँ पे रहने वाले लोग क्या क्या करते थे? वॉशिंग फोक, वीवर, स्क्राइब्स, कारपेंटर थे, पोटर थे, गोल्ड स्मिथ थे, ये सारे काम, दीज वर द ऑक्यूपेशंस, ये सारे काम लोग करते थे, राइट।
जस्ट गो थ्रू दिस। ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स बन जाना, मर्चेंट बन जाना, ये सारे ऑक्यूपेशन है इजी कि लोग क्या क्या काम करते थे। सोर्स, उनके बारे में हमें सोर्स क्या मिली है, शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिली है, रिकॉर्ड गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इन मेंशन नेम ऑफ द डोनर एंड हिज ऑक्यूपेशन। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ये जो लोग होते थे काम करते थे, काम करके कुछ पैसा कमाते थे या लैंड कमाते थे, सो मेनली ये पैसा जो डोनेट करते थे या लैंड डोनेट करते थे कमाने के बाद किसको, रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, टेम्पल को या किसी को, सो उस टेम्पल के बाहर इंस्क्रिप्शंस पे वो लिखवाते थे। या कुछ जैसे ना आपने देखा होगा कोई चेयर्स गिफ्ट करता है टेम्पल में या फैंस लगवाता है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है तो मेंशन करवा देते हैं कि ये चीज़ हमने डोनेट किया, हमने दिया टेम्पल को। सो सिमिलरली वो भी ऐसा किया करते थे, ठीक है। देन देयर वर कंसेप्ट ऑफ गिल्ड एंड श्रेणीज, वहाँ पे हमें गिल्ड्स एंड श्रेणीज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। गिल्ड्स एंड श्रेणीज को आप आज के टाइम की यूनियन समझ सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल। जब लोग ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ग्रुप बना लेते हैं ना, दैट इज गिल्ड्स एंड श्रेणीज। सो उस टाइम पे गिल्ड एंड श्रेणी बोला जाता था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट, मींस क्राफ्ट प्रोडक्शन जो लोग कर रहे हैं उनके ग्रुप को, सभी क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स का ग्रुप, और मर्चेंट्स ट्रेडर्स के ग्रुप को बोला जाता था गिल्ड और श्रेणीज। ये क्या करते थे, दे यूज टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, रेगुलेट प्रोडक्शन एंड मार्केट फिनिश्ड गुड। माल लेकर आना बाहर से, उससे चीज़ें बनाना और फिर बनाकर उसे मार्केट में सेल करना। सो एक ग्रुप में काम करते थे अपने लोगों के साथ, ठीक है। जैसे जो गोल्ड का काम करते हैं सुनार लोग होते हैं, उनका ग्रुप होता है, ठीक है। जो ट्रेड होती है, ट्रेड यूनियंस होती है, उनका ग्रुप होता है, ठीक है। वर्कर्स की यूनियन होती है। वैसे उस टाइम पे उनको गिल्ड्स और श्रेणीज बोला जाता था, किन के ग्रुप को, क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, उस टाइम पे जो एम्पायर है, एम्पायर के अंदर तो वो ट्रेड कर ही रहे हैं, बट एम्पायर के बाहर भी दे यूज टू डू ट्रेड। 6 BC से हमें एक्सटेंसिव लैंड, रिवर और सी रूट्स मिलते हैं, ठीक है। लैंड को यूज़ करके, देन गंगा जैसे रिवर को यूज़ करके, एंड देन सी को यूज़ करके डिस्टेंट लैंड। मेजर ट्रेड जो डायरेक्शन होती थी, ओवरलैंड रूट्स थे, कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड अदर इनलैंड रीजन। एक तो इंडिया तो हो ही गया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उर्गिस्तान, कुर्गिस्तान को इंडिया से लिंक। देन कुछ मैरीटाइन, ओवर सी, अरेबियन सी लिंक टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल लिंक टू साउथ ईस्ट एंड चाइना। सी का यूज़ करके भी उस टाइम पे किंग्स भेजते थे लोगों के, ट्रेडर्स मर्चेंट खुद भी जाते थे, कहाँ, अरेबिया जाते थे, दैट टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल की साइड से दे ऑल्सो यूज टू गो टू चाइना। ये दो साइड है ना, ये जो ऐसे समझो इंडिया है, यहाँ से अरेबियन सी से वो जाते थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, और इस साइड से बे ऑफ बंगाल का यूज़ करके दे यूज टू गो चाइना। पर्पस क्या होता था, पर्पस होता था ट्रेड। सो विद इन टेरिटरी, अपनी टेरिटरी के अंदर तो ट्रेड चल ही रहा है इतने एरिया में, लेकिन टेरिटरी के बाहर भी ट्रेड होता था। किंग अटेम्प्ट टू कंट्रोल ट्रेड रूट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ट्रेडर्स इन रिटर्न कलेक्टेड टैक्स। अभी ट्रेड रूट्स जो होते थे लैंड के थ्रू हो या रिवर के थ्रू हो, कौन मेंटेन करता है, किंग करता है। किंग ट्रेड रूट को क्यों मेंटेन करता है, बदले में उसको टैक्स देना पड़ता है। ऐसे समझो, गवर्नमेंट रोड्स को मेंटेन क्यों करती है, क्योंकि बदले में हम गवर्नमेंट को टोल टैक्स देते हैं। वैसे ही किंग ट्रेड रूट्स को मैनेज करता था, बदले में उसको टैक्स मिलते थे, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, किस किस टाइप के ट्रेडर्स थे। पैडलर्स जो पैदल चलते थे, कारवान्स जो बड़े ग्रुप को लेकर चलते थे, मर्चेंट, बुलक कार्ट्स, पैक ऑफ एनिमल्स। देन सीफेयरर्स जो ओवर सी शिप्स का यूज करके दूसरी जगह जाते थे और लाते थे, ले जाते थे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। देन गुड ट्रेडेड, ये तो टाइप्स ऑफ पैदल चलने वाले, कारवान में चलने वाले या सी का यूज करके शिप्स। देन किन किन चीज़ों में ट्रेड होता था, सोल्ट, ग्रेन, क्लोथ्स, एक बार आप ये देख लेना क्या क्या एग्जांपल है, ग्रेन, क्लोथ्स, मेटल ओर्स, फिनिश्ड गुड, टिम्बर एंड मेडिकल प्लांट। एक्सपोर्टेड गुड्स, हम किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया बाहर भेजता था उस टाइम पे भी। स्पाइसेस हमने देखा सिल्क रूट के टाइम से, टेक्सटाइल, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन बनाने वाले प्लांट्स, दीज गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू रोमन एम्पायर थ्रू मेडिटेरियन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन चीज़ों को हम रोमन एम्पायर तक, मतलब सिल्क रूट के थ्रू हम कहाँ, रोमन एम्पायर, यूरोप तक भेज रहे थे उस टाइम पे भी। यूरोप के साथ हम कॉन्टैक्ट में थे, किस चीज़ के, इन चीज़ों को, स्पाइसेस को, टेक्सटाइल को, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करते होंगे जो शेयर करते होंगे ना। सक्सेसफुल रिच मर्चेंट, जो सक्सेसफुल ट्रेड कर करके जो पैसे वाले लोग बन जाते थे, रिच मर्चेंट बन जाते थे, उनको प्रकृत लैंग्वेज में मेंशन किया है सेठीज, सतवाहनाज में, और तमिल में उनको बोला जाता है महामसतुवम। सो एक बार इसको जस्ट देख लेना, दैट जो सेठीज बोला जाता है या तमिल में, या सतवाहाज और महासुतम तमिल लैंग्वेज में, जो रिच मर्चेंट थे, ट्रेड कर करके जिनके पास पैसा हो गया, तो जो बोले तो सेठ आदमी जो बन गया था ना, उसको सेठी। नाउ मूविंग ऑन टू द कोइंस एंड किंग्स, बस थोड़ा सा और बचा है, देन विल कंप्लीट इट। कोइंस से हमें किंग्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे समझो, अगर मैं राजा बन जाऊंगा, सो मैं अपने फोटो के साथ, अपने नाम के साथ कोइंस प्रिंट करवाऊंगा ना, सेम वॉज अ थिंग, उस टाइम पे भी किंग्स यही करते थे। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कोइंस, कोइन की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, ठीक है।
जो लोग किंग के न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, जो कोइन की स्टडी करते हैं पुराने कोइंस के बारे में। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड एंड ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड। कोइन का यूज क्या था? एक्सचेंज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए कोइंस का यूज होता था। अर्लीस्ट कोइंस मिंट एंड यूज, सबसे पहले जो कोइंस मिंट गए, बनाए गए पंच मार्क्ड कोइंस, पंच मार्क्स जिन पर डिजाइन दिया गया कोइंस, उसमें पहले कॉपर और सिल्वर यूज होता था। इशूड बाय किंग्स, बैंकर्स एंड टाउन पीपल, इनको इशू करने वाले ये लोग होते थे। किंग्स मेनली इशू करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या बैंकर्स करते हैं, टाउन पीपल उनको यूज करते हैं। ट्राइबल रिपब्लिक्स, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज भी थी जो कोइन का यूज करती थी। फॉर एग्जांपल युद्धवेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दे इशूड कॉपर कोइंस। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए या बाकी लोगों के लिए भी जो यूज करेंगे, उन्होंने अपने कॉपर कोइंस इंट्रोड्यूस करे। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कोइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर, सबसे पहला अपना नाम और अपनी फोटो डलवाने वाले कोइन के ऊपर कौन थे? इंडो ग्रीक किंग्स फ्रॉम सेकंड BC। फर्स्ट गोल्ड कोइंस इंडिया में, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गोल्ड कोइन इशू करने वाले कुशानाज थे, और सबसे प्योर क्वालिटी के गोल्ड कोइन इशू करने वाले गुप्ताज थे, और सबसे ज्यादा गुप्ताज ने किए थे कोइंस। गोल्ड कोइन इंडिया में सबसे पहले कुशानाज ने किए थे, कुशाना डायनेस्टी ने, ठीक है, जो कि आइडेंटिटिकल था वेट में विद दोज इशूड बाय कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पायर एंड पार्थियन रूरल। 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़कर आए हो, पार्थियंस, इरानियंस एंड रोमन एम्पायर। सो जो इंडिया में कुशानाज ने गोल्ड कोइंस इंट्रोड्यूस करे ना, उनका वेट, ठीक है, उनका वजन और उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम था जो रोमन एम्परर्स ने और पार्थियंस ने, ईरान के पार्थियन रूलर्स ने किए थे, पार्थियंस एंड ससैनियंस, ठीक है। देन गुप्ताज ने हाईएस्ट प्योरिटी, सबसे प्योर टाइप ऑफ गोल्ड कोइन की, फैसिलेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन, बेनिफिट रूलर्स इकोनॉमी, ठीक है। रूलर्स को बहुत बेनिफिट होता था गोल्ड कोइन से, होगा ही ना, गोल्ड का अगर यूज करोगे आप ट्रेड में, सो गोल्ड इज सच अ गुड थिंग। आज भी गोल्ड की देखो कितनी डिमांड है। उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, डिक्लाइन इन द गोल्ड कोइन। सी इस टॉपिक से ना, जो मैंने कोइन वाला किया है, हमने डिस्कस किया है हमने, इससे यह आ सकता है कोइंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो कोइन हमें किंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन रूल कर रहा है। देन कोइंस हमें किंग के स्टेटस के बारे में बताते हैं कि अगर कौन से ब्रॉन्ज चल रहा है तो मतलब इकोनॉमी कंडीशन अच्छी नहीं है, गोल्ड चल रहा है तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। देन किंग की टाइमलाइन के बारे में बताते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक उसने यूज़ किया होगा। ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में कोइंस हमें बताते हैं, ठीक है, क्या क्या ट्रेड किस किस लैंड के साथ रहा होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें कोइन से पता चलती है। और लोकल कम्युनिटीज़ के बारे में तो बताती हैं, जैसे यदुवेश दास, हरियाणा, पंजाब। डिक्लाइन इन गोल्ड कोइन, गोल्ड कोइंस में डिक्लाइन देखने को मिलता है 6th सेंचुरी के बाद। 6th सेंचुरी के बाद किंग्स ने गोल्ड कोइंस का यूज़ करना बंद कर दिया। मे बी ट्रेड डिक्लाइन हो गया होगा, पैसा कम हो गया लोगों के पास। कोलैप्स ऑफ रोमन वेस्टर्न एम्पायर, वेस्ट में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस रूट, जो ट्रेड चल रहा था इतना अच्छे से, वो कम हो गया, तो मे बी गोल्ड कोइंस कम हो गए। एमरजेंस ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क एंड टाउन, न्यू टाउन्स ट्रेड रूट एमर्ज हुए, ठीक है। इंडिकेट कंटिन्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोइंस इन सर्कुलेशन, फ्यूअर फाइंड्स ऑफ कोइंस कंटिन्यू टू बी मेंशन। ऑल दो कोइंस के बारे में मेंशन है, बट मे बी दीज वर द रीजंस। मेन रीजन बनता है ट्रेड डिक्लाइन, क्योंकि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था और न्यू ट्रेड नेटवर्क टाउन्स आ गए थे, और मे बी कोइंस इन सर्कुलेशन, ठीक है। सो मे बी दीज वर द रीजन दैट लेड टू द नो यूज ऑफ गोल्ड कोइन। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्रह्मी एंड खरोस्थी। Okay, these things are mentioned here. Okay, let's quickly sum it up. बस लास्ट के 2 पेज, लास्ट 2 पेजेस, देन वी आर डन विद इट, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल का नाम था, उनका नाम था जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप वो फर्स्ट इंडिविजुअल थे, हिस्टोरियन थे जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने 2 स्क्रिप्ट पढ़ी, इंडिया की जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट, मतलब सबसे पुरानी लेकिन उस टाइम की जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट मिली, जो लिखा हुआ मिला टेक्स्ट, एक स्क्रिप्ट थी ब्रह्मी और दूसरी स्क्रिप्ट थी खरोस्थी। और जब ब्रह्मी और खरोस्थी उसने पढ़ी तो उसे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सो जेम्स प्रिंसेप में प्रिंसेप यूज होता है जेम्स प्रिंसेप के लिए, और उसने एक टर्म पढ़ी जो हम आगे देखेंगे। नाउ डेसिफरिंग होता है स्क्रिप्ट को पढ़ना, स्क्रिप्ट को समझना कि उसमें लिखा क्या है। सो जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडियन लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रह्मी। इंडिया में जो आज के टाइम पे लैंग्वेज है ना, मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, माना जाता है वो किस स्क्रिप्ट चाहिए, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। ब्रह्मी वो जो स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। जैसे अभी हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है। सो उस टाइम पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोका के इंस्क्रिप्शन में ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज होता था। फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स विद द हेल्प ऑफ इंडियन पंडित ट्राई टू रीड
अभी 19th सेंचुरी के आसपास यूरोपियन स्कॉलर्स ने ट्राई किया इंडियन पंडित्स की हेल्प लेकर कि वो ब्रह्मी को पढ़े, ठीक है। दे कंपेयर्ड बंगाली एंड देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट विद द ओल्डर इंस्क्रिप्शंस। उन्होंने जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखी गई है उसको कंपेयर करा विद बंगाली एंड देवनागरी। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मैनी अर्ली इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत। जेम्स प्रिंसेप सक्सेसफुली डेसिफर्ड ब्रह्मी इन 1838। माना गया जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज करके प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और जेम्स प्रिंसेप वाज द पर्सन जिन्होंने उसको पढ़ा। सो एक स्क्रिप्ट ब्रह्मी को पढ़ लिया, ठीक है, बंगाली, देवनागरी और प्राकृत से कंपेयर कर करके इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है, कि क्या लिखा होगा। देन खरोस्थी, तो खरोस्थी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट में जो लैंग्वेज यूज की गई, अशोकन एम्पायर में तो ब्रह्मी यूज की गई है, नॉर्थ वेस्ट में जो स्क्रिप्ट यूज की गई है बलूचिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आते हुए रीजन में, वो खरोस्थी है। अब इस खरोस्थी को पढ़ने के लिए हमने कोइंस ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेसिफरिंग खरोस्थी। खरोस्थी लैंग्वेज में हमने जो इंडो ग्रीक किंग्स थे, जो किंग्स थे जो ग्रीक साइड से आए थे और इंडिया में रूल कर रहे थे, इंडो ग्रीक किंग्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको। उन्होंने जो कोइंस बनाए थे ना, इंडो ग्रीक किंग्स के जो कोइन थे, कोइंस ऑफ इंडो ग्रीक, इट मीन्स इंडिया में कोई किंग रूल कर रहा होगा, ग्रीस में कोई रूल कर रहा होगा। सो ग्रीस के किंग ने कुछ कोइंस मिंट किए होंगे, इंडिया के ने कुछ मिंट किए होंगे। सो उन दोनों टाइमलाइन के कोइंस को, इंडो ग्रीक कोइंस को हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या लिखा होगा। दीज कोइंस हैड इंस्क्रिप्शंस इन ग्रीक एंड खरोस्थी। इन कोइंस के बारे में जो लिखा गया वो ग्रीक और खरोस्थी लैंग्वेज में लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना नाम लिखता हूँ रौनक, मैंने एक खरोस्थी में लिखा, एक मैंने रौनक लिखा ग्रीस में, ठीक है, लिखा रौनक ही। सो मैं कंपेयर कर लूंगा ना कि किस वर्ड का क्या मतलब है, बस लिखने का वो अलग होगा। मतलब हिंदी में रौनक लिखना ये रो, और एक इंग्लिश में रौनक लिखना, दैट इज, तो पता चल जाएगा ना ये अल्फ़ाबेट ये अल्फ़ा, इससे बाकी वर्ड्स भी फिर पढ़े जा सकते हैं। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक कंपेयर ग्रीक एंड खरोस्थी लेटर्स ऑन कोइन। उन्होंने कंपेयर किया ग्रीक लेटर को खरोस्थी लेटर्स के साथ, एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ खरोस्थी, और उससे खरोस्थी लेटर के वर्ड्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि खरोस्थी में क्या लिखा हुआ है। जेम्स प्रिंसेप आइडेंटिफाइड दैट लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन वॉज प्राकृत। यहाँ पे भी जो लैंग्वेज थी, जो खरोस्थी में जो लैंग्वेज हुई थी, इट वॉज प्राकृत। सो इन दोनों इंस्क्रिप्शंस को, इन दोनों स्क्रिप्ट्स को पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू देम नोट्स, बहुत इजी सिंपल यूसिड नोट्स है, डायरेक्टली समझ आ जाएगा, ठीक है। हिस्टोरियन एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं? जेम्स प्रिंसेप ने बताया टाइटल्स देते थे रूलर्स अपने आप को, अशोका ने भी अपने आप को टाइटल दिए हुए थे। इन द इंस्क्रिप्शन अशोका इज नॉट मेंशन्ड बाय नेम। किसी भी इंस्क्रिप्शन में जो पत्थर पे लिखी गई है ना अशोका के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें धम्माज में, वहाँ पे कहीं पे भी अशोका को अशोका नहीं बोला गया है। अशोका को रिस्पेक्ट के साथ क्या बोला गया है? देवनाम्पिया, विच मीन्स बिलोवेड ऑफ गॉड्स, और पियादसी, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। ये दो टाइटल है जो अशोका के लिए यूज किए गए हैं। देवनाम्पिया मीन्स बिलोवेड ऑफ गॉड, या फिर पियादसी दैट इज प्लीजेंट टू बिहोल्ड। द नेम अशोका अपीयर्स ओनली इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस अलोंग दीज टाइटल्स। कहीं कहीं पे अशोका देखने को मिला, लेकिन मैक्सिमम अशोका के लिए देवनाम्पिया या पियादसी यूज किया है। और ये किसने बताया? ये बताया जेम्स प्रिंसेप ने। सो पियादसी का मतलब प्लीजेंट टू बिहोल्ड किसको? अशोका को बोला गया है। और किसने बताया? जेम्स प्रिंसेप ने बताया। कब बताया? जब उसने ब्रह्मी और खरोस्थी को पढ़ लिया, या प्राकृत लैंग्वेज जो उनसे निकल कर आई है। फिर एपिग्राफिस्ट, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं उनको एपिग्राफिस्ट बोला जाता है। एपिग्राफिस्ट केयरफुली स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दे एग्जामिन, वो इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, उसका स्टाइल देखते हैं। पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, कि किस वे में लिखी जाती थी चीज़ें। बाय कंपेयरिंग दीज एलिमेंट दे कंक्लूडेड दैट इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द सेम रूलर। उन्होंने कंपेयर किया, लैंग्वेज को कंपेयर किया, स्टाइल को कंपेयर किया, और स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, उसके राइटिंग स्टाइल को कंपेयर किया, और तब पता चला कि सारी इंस्क्रिप्शंस है वो सेम रूलर के बारे में बता रही है। सो एपिग्राफिस्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, दोज हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस। लेकिन हम इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एविडेंसेस। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कंप्लीटली, जो किंग्स ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाई उन पर कंप्लीटली रिलाई करना वर्थ इट नहीं है। क्यों? टेक्निकल लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी। क्या? फेंट, जो इंस्क्रिप्शंस इतने हज़ारों साल पहले लिखी गई है, लेटर्स फेंट हो गए, लिखे हुए अक्षर कमज़ोर हो गए। डैमेज्ड इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो गई, एंड मिसिंग, कुछ लेटर्स हैं इंस्क्रिप्शंस के बीच बीच में से मिसिंग है। सो तीन थी तो टेक्निकल लिमिटेशन हो गई। देन अनदर लिमिटेशंस वर डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन। अब
इंस्क्रिप्शन इतने हज़ारों साल पहले लिखी है, तो उसको इंटरप्रेट किस मतलब से वो लिखी गई, उसका मीनिंग क्या है, नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड रिटन इन, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चलता। अनडेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी ऐसी इंस्क्रिप्शंस है जिनको हम अभी तक डेसिफर ही नहीं कर पाए हैं, पढ़ ही नहीं पाए हैं। देन लॉस ऑफ इंस्क्रिप्शंस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ इंस्क्रिप्शंस खराब भी हो गई, नेचुरल डिजास्टर, आंधी तूफान बारिश, इतनी सारी इंस्क्रिप्शंस खराब हो गई। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी, इंस्क्रिप्शन से हमें सोसाइटी के बारे में, कॉमन पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ रॉयल अचीवमेंट मिलती है, किंग की क्या अचीवमेंट है। दे रियरली मेंशन डेली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉमन पीपल के इमोशंस और प्रॉब्लम्स नहीं है। सो इट इज़ अ वन साइडेड पर्सपेक्टिव, उस पर क्यों नहीं डिपेंड हो सकते, वो बाइस्ड व्यू है, वो किंग के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, गलत चीज़ें किंग के बारे में नहीं बताती इंस्क्रिप्शंस। कौन किंग के बारे में गलत इंस्क्रिप्शंस बनाएगा, किंग सूली पे उल्टा लटका देगा, सबको पता है, ठीक है। लैक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, एपिग्राफी सिर्फ इंस्क्रिप्शंस का यूज करके हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता नहीं कर सकते। सो लैक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। एंड डेटिंग प्रॉब्लम, यूजिंग डिफरेंट डेटिंग मेकिंग इट प्लेस, किस टाइम की इंस्क्रिप्शंस है और बिल्कुल एग्जैक्ट डेट को पता करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। सो डेटिंग प्रॉब्लम, यूजिंग डिफरेंट डेटिंग सिस्टम मेकिंग हार्ड टू प्लेस दैट इन क्रोनोलॉजिकल, उसको एक क्रोनोलॉजी में डालना, एक ऑर्डर में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंस्क्रिप्शंस को एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी में डालना मुश्किल है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कि कब कब बनी थी, कौन सी कब बनी होगी। सो एपिग्राफी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट कंप्लीटनेस। इंस्क्रिप्शंस बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस है जो हमने देखा, क्यों नहीं हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते। इतना सिंपल इजी लूसिड नोट्स हैं कि अगर सिर्फ नोट्स भी पढ़ोगे ना तो भी चीज़ें समझ आ जाएगी। एक बार वीडियो देख के जस्ट गो थ्रू द नोट्स, बिल्कुल अच्छे से एक बार नोट्स पढ़ लो, थिंग्स आर सॉर्टेड। और ये क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ सकता है कि लिमिटेशंस क्या है इंस्क्रिप्शंस की, या फिर एपिग्राफिस्ट जो करते हैं उस पर हम कंप्लीटली रिलाई क्यों नहीं कर सकते एपिग्राफी के ऊपर। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट, बहुत अच्छे से रीड करना, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, पढ़ने के लिए डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। कमेंट सेक्शन में ये बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करना, एंड देन सब्सक्राइब द चैनल। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।